ओके बच्चों, तो ये पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। और इस चैप्टर में आपका वही 11th क्लास का काफ़ी सारा चीज़ है, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। तो इन सब चीज़ों को आप जानते हैं। तो आइए एक बार रिकॉल करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, देन ए क्रॉस बी इज, मैं ऐसे लिख लूँ, इक्वल्स टू हटा के इज द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी such that A belongs to set A and B belongs to set B। अगर दो सेट हैं A और B, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स जो कि सेट A और सेट B के एलिमेंट्स को यूज करके बनाया जा सकता है। मैंने यहाँ पे दो सेट ले रखे हैं, तो A क्रॉस B अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा, पहला एलिमेंट है 1 और इसका एलिमेंट है 3, फिर 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, and then go to the second element 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 3, 2, 4, and like that हमें 4, 6 तक बनाने हैं। जैसे कि नेक्स्ट होगा 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ऐसा करते करते लास्टली 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6, यहाँ तक हमें इसको बनाना है। तो A क्रॉस B में सेट A और सेट B से जितने भी सेट A और सेट B को यूज करके जितने भी ऑर्डर पेयर्स बनाए जा सकते थे, सब के सब बनते हैं। अब ये ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे, तो आप देखिए सेट A में 4 एलिमेंट हैं 4, एंड सेट B में भी 4 एलिमेंट हैं। तो 4 इंटू 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों ही सेट के लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। 1 के साथ में 4 पेयर बनते, 2 के साथ में भी 4 पेयर बनेंगे, 3 के साथ में भी और 4 के साथ में भी। तो 4 times 4 that is 16। So just simply number of elements in A into number of elements in B gives you total number of elements in A cross B। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में ये टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन के बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि रिलेशन is a subset of A cross B। अब रिलेशन के बारे में, रिलेशन क्या है, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आपके पास अगर दो सेट हैं A और B, तो इन दोनों सेट में सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स तो A क्रॉस B में चले गए। इसके बाद आप कोई रिलेशन यूज करेंगे। रिलेशन मतलब एनी वे यू कैन रिलेट सेट A एंड सेट B। जैसे कि सेट A में भी यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स दिख रहे हैं, B में भी पॉजिटिव इंटीजर्स दिख रहे हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं A is related to B by a relation R that is equals to A comma B, so that A is greater than B। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें A और B को रिलेट करना है। और क्या रिलेशन हमने यूज किया है, A is greater than B। आप सेट A को देखिए, सेट A में 1, 2, 3, 4 है, तो और सेट B में 3, 4, 5, 6 है। तो सेट A के कौन से एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से बड़े हैं, तो ये नजर आता है कि 1 तो किसी से भी बड़ा नहीं है, 2 वो भी नहीं है, 3 is equals to 3 but not greater than any one of them, and 4 is greater than this one। So this relation, if this is R1, let's name it R1, then R1 is equals to 3 comma, or no sorry 4 3। अब ये 4, 3 में ये 4 कहाँ से है, तो सेट A से है, और 3 कहाँ से है, तो सेट B से है। तो ये रिलेशन में हमें एकमात्र ऑर्डर पेयर मिला। अब ये ऑर्डर पेयर आपको A क्रॉस B में दिखेगा। अगर हम A और B से कोई भी रिलेशन बनाते हैं, तो जो भी ऑर्डर पेयर मिलेंगे वो इसके सबसेट ही होंगे। तो मैं इसको ऐसा समझ रहा हूँ कि ये आपको पता है। अब नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब इसमें क्या स्पेशलिटी है,
कि ये रिलेशन का कुछ स्पेशल फॉर्म है, जैसे कि हम देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर रेक्टेंगल इज अ यूनिक केस ऑफ पैरेललोग्राम। तो फंक्शन के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन भी रिलेशन होते हैं, बट वो बाकी रिलेशंस की तरह नहीं होते, उनमें कुछ पेक्यूलियर चीज़ें नज़र आती है। तो ये फंक्शन इज अ फंक्शन स्पेशल टाइप्स, स्पेशल टाइप या टाइप, स्पेशल टाइप्स लिखते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करें कि मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, इसको मैं थोड़ा बोलना चाह रहा था, ये हम ऐसा नहीं लिखते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, नो दिस इज इनकरेक्ट वे। हम एलिमेंट रिलेट होता है किसी दूसरे एलिमेंट को, सेट दूसरे सेट को रिलेट नहीं होता, एलिमेंट रिलेट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए, स्मॉल लेटर ए, ऑफ कोर्स ए इज बिलोंगिंग टू सेट ए एंड बी इज रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो elements of set A are related to elements of set B by this relation and we got one ordered pair. So function के बारे में हमें समझ में आ रहा है कि functions are special type of relation। तो function के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, हमें क्लास 12th में पढ़ना है कि रिलेशन के कितने टाइप्स हैं, how many different types of relations are there and consequently how many different types of functions are there। और फिर अगर कोई रिलेशन दिया है तो वो कौन से टाइप का है, कोई फंक्शन दिया है तो वो कौन से टाइप का है। जैसे कि आपको ट्रायंगल के बारे में पता है, ट्रायंगल्स साइड के हिसाब से भी होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल या स्केलिन ट्रायंगल। तो अगर कोई ट्रायंगल है तो वो साइड के मेजरमेंट्स के हिसाब से इन तीनों में से किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का ही होगा। वैसे ही एंगल के हिसाब से भी होता है ट्रायंगल्स में, राइट एंगल या फिर एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे भी हमें वैसा ही समझना है कि रिलेशंस कितने टाइप के हैं और एक पर्टिकुलर रिलेशन किस कैटेगरी का है, फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं और कोई फंक्शन एक्चुअल में किस कैटेगरी का है। और फिर इसके बाद में हम और भी कुछ है जिसके बारे में अभी डिस्कस करके फायदा नहीं है, तो हम देखते हैं रिलेशंस को। ओके, तो आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है यहाँ पे A R1 B, this implies A is related to B under R1. Now we are supposed to define R1. So secondly I have written X R2 Y. It means X is related to Y under some relation R2. Now third one I am writing M is related to M. Now what it implies? It implies simply as we have seen here, A is related to B, X is related to Y, M is related to M. M is related to M under R3. Okay. What it means? M and M, they must belong to the same set. X and Y, they are different, so they can belong to two different sets. A and B can belong to two different sets. But if these two elements are identical, that means they both belong to same set. Likewise, I can write A related to A, means these both A are belonging to, A belongs to set A. ये दोनों एलिमेंट अगर सेम नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक ही सेट से लिए गए हैं। हम एक ही एलिमेंट्स को रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक सेट A लिखा है मैंने, तो इसको, so if I want to write a relation, let's say A is related to A. Now this means A is related to A by R, by relation R, where R equals to the set of all A comma A. पहला एलिमेंट भी ऑर्डर पेयर बनाने हैं रिलेशन में, पहला एलिमेंट क्या होगा A, दूसरा एलिमेंट भी A, A कॉमा A। अब रिलेशन बताइए कैसे रिलेटेड होंगे,
तो लेट्स से a plus a is greater than 5 or greater than a plus a is greater than 3, comma where a belongs to set A। तो अब हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि हमें ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं जहाँ पे दोनों ही एलिमेंट A होंगे इस तरीके से कि इन दोनों का सम 3 से बड़ा होना चाहिए, जहाँ पे A सेट A के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें क्या रिलेशन मिल सकता है, हमें क्या ऑर्डर पेयर मिल सकते हैं? तो ऐसे दो एलिमेंट लीजिए सेट A से जिनका सम 3 से बड़ा हो। तो 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3, नेक्स्ट 2,4, नेक्स्ट 3,4। और भी कुछ बन रहा है क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल इतने ही दिख रहे। तो आर वो रिलेशन हो गया। तो मेरा कहना ये था कि अगर ये दोनों ही सेम दिख रहे हैं, आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब है कि हमने सेट ए के ही दोनों एलिमेंट्स को ऐसे रिलेट किया है, सेट ए के ही एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करने का कोशिश किया है। और ये काम हम कर सकते हैं। हमारे पास जो ये एलिमेंट्स होंगे ये अलग अलग सेट से भी हो सकते हैं या फिर सेम सेट से भी हो सकते हैं। तो लिखते वक्त ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हमेशा स्मॉल लेटर हो, अगर कैपिटल लेटर लिख रहे हैं तो वो मिस्टेक है। ओके, तो फिर अब इसमें तो मैंने यहाँ पे दो रिलेशन लिखे हैं। आप देख रहे हैं कि पहला रिलेशन है आर। ऑफ कोर्स इस पे ध्यान दीजिए, द सेट ऑफ ऑल a comma b so that a plus b is greater than 20, a belongs to set a and b belongs to set b। तो हमें उन a और b का ऑर्डर पेयर बनाना है जिनका सम 20 से ज़्यादा है। तो किनका सम 20 से ज़्यादा है? किसी का भी नहीं, क्योंकि इसके कोई भी एलिमेंट सेट ए का सेट बी में ऐड हो रहा है तो मैक्सिमम 10 ही जा रहा है, वो भी 4 और 6 को ऐड करने पे। और इसका मतलब है कि क्या हमें कोई भी ऑर्डर पेयर मिला? तो हमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिला, मतलब दिस इज एम्प्टी रिलेशन। अगर किसी रिलेशन के कारण से हमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन एम्प्टी है, उस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा। वैसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया है, इन्हीं दोनों सेट के ऊपर में है R1 a plus b is less than 100। उन सभी a और b का ऑर्डर पेयर बनाना है जिनका सम 100 से छोटा है। कौन है इसमें से? क्या इसमें आपको कुछ ऑर्डर पेयर मिलेंगे? तो इसमें क्या ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं? तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे सभी मिल जाएंगे शायद। 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। और कौन मिलेगा? और क्या होगा? 4,5, 4,6। तो इस रिलेशन में हम देख रहे हैं कि हमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। तो ये कैसा रिलेशन हुआ? ये रिलेशन ऐसा है जो कि ये रिलेशन R1 इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। तो इस रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। वो रिलेशन जिसमें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ दैट रिलेशन व्हिच इज इक्वल्स टू इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। या वो रिलेशन जिसमें सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स आ जाएं, जो भी पॉसिबल थे। अब कितने पॉसिबल रहते हैं? तो जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में रहते हैं। तो अगर कोई रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो गया तो फिर इसका मतलब है कि वो यूनिवर्सल रिलेशन है। तो ये दो टाइप के रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन मीन्स यू हैव नो ऑर्डर पेयर, और यूनिवर्सल मतलब जितना मैक्सिमम पॉसिबल था इतने सारे ऑर्डर पेयर का बनना। तो इसके बाद में हम देखते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या क्या पढ़ना है, हमें किस टाइप के रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हमारे पास में है, तो इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने लिखे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इनको समझते हैं। इसके पहले हम ये देखते हैं कि रिलेशन में हमें हमेशा दो डिफरेंट सेट्स की जरूरत नहीं रहती। हम एक ही सेट के एलिमेंट्स को यूज करके रिलेशन उनमें क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी इनको डिस्कस करूंगा एक ही सेट लेकर के। अब ये A1
A1 and A2 belongs to set A। तो एक रिलेशन A1 रिलेटेड टू A2, इसका मतलब है A1 भी सेट A का ही एलिमेंट है और A2 भी सेट A का ही एलिमेंट है। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे टेक्स्ट बुक में ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस बताए गए हैं। ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले हम एक और एक्स्ट्रा रिलेशन पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ये समझना जरूरी है क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आएगा तो आपको रिफ्लेक्सिव तुरंत समझ में आ जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन, अब ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? अगर हमने कोई रिलेशन लगाया किसी सेट पे, let's say there is a relation R in set A and I got set A है आपके पास में और मुझे ये ऑर्डर पेयर मिले। I used a relation in set A and I got these ordered pairs। कैसे दिख रहे हैं ये दिख रहे हैं कि दोनों ही एलिमेंट आइडेंटिकल हैं। That is why they are called, that is why this relation is called identity relation। वो रिलेशन जिसमें ऑर्डर पेयर्स जो बनते हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही एलिमेंट सेम हो, आइडेंटिकल हो, उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब ये रिफ्लेक्सिव, अच्छा ये आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ खुद के साथ ही ऑर्डर पेयर बना करके आने चाहिए, इसके अलावा कुछ और बन के आया, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई रिलेशन आर था जिसमें कि मुझे ये ऑर्डर पेयर मिल रहे थे और इनके साथ साथ एक और चीज मिल गई, दैट इज 1,2। तो अब ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? तो ये आइडेंटिटी रिलेशन अब नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर होने चाहिए उन सब में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो वो रिलेशन जिसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हो उन सभी ऑर्डर पेयर के दोनों ही एलिमेंट आइडेंटिकल हो। यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट आइडेंटिकल नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। अगर मैं इसे हटा दूं, डिस्कार्ड कर देता हूँ, जाओ, तो मिटाई देना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इन सभी में पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट सेम है, पहला एलिमेंट 2 है दूसरा एलिमेंट भी 2 है, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हुआ। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं? ओके, अब रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं? तो हमने लिखा लेट R इज अ रिलेशन इन सेट A एंड सेट A है तो उसके एलिमेंट हमने A1 A2 दिए हैं, तो एंड A, belongs to R as they have written in the book। A, belongs to R। R is a relation in set A and these are the pairs। This pair belongs to this set R and why I have not written A1 and A2? क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि अगर मैं A1 A2 लिखना चाहता तो फिर ऐसा नहीं लिखता, मैं इसको फिर लिखता A1, A1 belongs to R। अब A1 कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे A1 1 हुआ, A2 2 हुआ, A3 को मैं 3 लूंगा, A4 को 4 लूंगा। आई थिंक दिस टेल्स अस पोजीशन। तो A, A मीन्स कोई पोजीशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं जो पहला एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है ये दोनों ही एलिमेंट अगर सेम है तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देते तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो रिफ्लेक्सिव क्या है भाई? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये जो है ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? हमने R करके एक सेट लिया, सॉरी R करके एक रिलेशन लिया और उसमें मुझे सेट A पे ही R को यूज करना है। 1,1 आ गया, 2,2 आया, 3,3 आ गया,
4,4 आ गया और 1,2 आ गया। तो आप देख रहे थे कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, तो 4 डिफरेंट एलिमेंट हैं। ये चारों के चारों एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर में हैं, तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहना है। ऑफ कोर्स आइडेंटिटी का ही पार्ट है ये। ए में 4 एलिमेंट थे, ए में 4 एलिमेंट थे, ये चारों ही एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आए और इसके अलावा कुछ और आए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 है तो 1,1 दिख रहा है, 2,2 3,3 4,4 ये चारों दिख रहे हैं और इनके अलावा 1,2 भी दिख रहा है। तो क्या ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है? तो है, क्योंकि सेट ए में 4 ही एलिमेंट थे और यहाँ पे हर एक एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर में बन आया है, तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने एक एलिमेंट 5 भी लिखा होता, तो क्या अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5 इसका एलिमेंट तो है, लेकिन खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर में तो आया ही नहीं। तो जब तक इस सेट के सारे एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर में न आ जाए, उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कब कहेंगे? अगर हमने R करके कोई रिलेशन लगाया सेट A पे, तो सेट A के हर एक एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आ जाए। सेट A का सभी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A forms ordered pair with itself, then we say the relation is reflexive. तो इसमें 1,2 भी दिख रहा है, ओके। तो अगर मैं इस 5 को हटा दूं तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इसमें ये तो ठीक है, ये खुद के साथ ऑर्डर पेयर में, ये तो नहीं है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो खुद के साथ ऑर्डर पेयर में आए, उसके अलावा कुछ और आ जाए तो हमें कोई लेना देना नहीं उससे। जैसे कि मैं अगर इसी सेट का एक रिलेशन R लिख रहा था और इसको गायब कर दूं, तो 1,1 है, 3,3 है, 4,4 है, 1,2 है, तो क्या अब ये रिफ्लेक्सिव है? तो अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 2 बिलोंग्स टू, बिकॉज 2 बिलोंग्स टू सेट A एंड 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 2 सेट A में है लेकिन इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए इस रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकता। तो रिफ्लेक्सिव कहने के लिए मुझे हमेशा क्या ध्यान देना पड़ेगा कि सेट में कितने एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर में दिख रहे हो, उसके अलावा कुछ और भी दिखे तो दिखे, ना दिखे तो भी ठीक, और दिखे तो भी ठीक, लेकिन जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर में जरूर आए, तब हम कहते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो क्या आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, और क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है? तो आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ जो एलिमेंट हैं वो ही खुद के साथ पेयर में दिखने चाहिए, जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो एलिमेंट हैं वो खुद के साथ दिखने तो चाहिए, और इसके अलावा कुछ और भी दिख गया तो प्रॉब्लम नहीं है। इट विल दिस रिलेशन R, okay, wait, I will name it R1 and R2. This relation R2 is a reflexive relation. This relation R1 is also a reflexive relation. Why? Because R1 सेट A के ऊपर लगाया गया है, तो R1 में जो ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं वो इन्हीं के एलिमेंट्स सभी के सभी हैं। 1,1 है, 2 है तो 2,2 है, 3 है तो 3,3 है, 4 है तो 4,4 है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए R1 को क्या करना चाहिए था? तो इस सेट में जितने एलिमेंट हैं सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर में आना चाहिए था, तो ये हुआ, इसलिए R1 रिफ्लेक्सिव है। क्या R2 रिफ्लेक्सिव है? यस, R2 भी रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि सेट A में 4 एलिमेंट थे, वो सब खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर में तो आए हैं। अब बाकी को कुछ आया तो ठीक है, कुछ नहीं भी आया, जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं कुछ नहीं आया, जस्ट यही चारों दिख रहे हैं, तो ठीक है। अब दूसरा सवाल, क्या R2 आइडेंटिटी रिलेशन है? R2 आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में
जो एलिमेंट होने चाहिए सिर्फ वो खुद के साथ ही ऑर्डर पेयर में होने चाहिए, बाकी कुछ और नहीं होना चाहिए। तो R1 में R2 में ये चारों तो हैं, लेकिन फिर ये भी दिख रहे हैं। इन दोनों के कारण से हम R2 को आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कह सकते। तो इस पॉइंट को क्लियर करना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाता है और आइडेंटिटी रिलेशन कब कहलाता है। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सब के सब रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकते। जैसे कि ये R1 आइडेंटिटी रिलेशन है और ये रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन R2 सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो अगर इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को। तो रिलेशन है तो ऑर्डर पेयर होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन ऐसा है कि अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन में मौजूद हैं, तो इसी रिलेशन में बी कॉमा ए भी होना चाहिए। सिमेट्रिक शब्द का जो मीनिंग है वही यहाँ पे निकल रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। R इक्वल्स टू 1,2, 3,4 और 3,4 1 2 3 4 ये ठीक नहीं है। तो लेट्स से 1,2 5,7। अब इसमें और दो एलिमेंट दो पेयर मैंने ले लिए 2,1 एंड 7,5। तो क्या ये रिलेशन, इसका नाम मैं अगर R1 रख दूं, तो क्या ये रिलेशन R1 सिमेट्रिक है? रिलेशन R1 को सिमेट्रिक कहा जाएगा अगर इसमें मौजूद सभी A, B के लिए B, A भी हो। For every A, B, we also have B, A। 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। 5,7 है 7,5 होना चाहिए। अगर इसमें मैं ये जोड़ दूं 4,3, तो अब क्या होना चाहिए? और 1,2 है तो 2,1 दिख रहा है। 5,7 7,5 तो 4,3, तो क्या होना चाहिए कि ये सिमेट्रिक हो? ऑफ कोर्स 3,4। तो R1 इज सिमेट्रिक। व्हाई? बिकॉज हर एक पेयर को देखें तो उसका सिमेट्रिकल पेयर भी नजर आ रहा है। अब एक और रिलेशन लिखते हैं R2 इक्वल्स टू 1,2 2,4। ये R2 में मैं और पेयर्स लिख सकता हूँ। तो क्या क्या पेयर्स लिखूं कि ये सिमेट्रिक हो जाए? 1,2 है तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 2,1 ये जरूर हो, तभी इसको हम सिमेट्रिक कह सकते हैं। 2,4 है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 4,2 होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं कि फॉर एवरी पेयर वी हैव इट्स सिमेट्रिकल पेयर। फॉर एवरी A, B बिलोंगिंग टू R, for for every A, B belonging to R, we have B, A also belonging to R. R is then R is symmetric. For every pair A, B present in the relation